गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एस.एन. वर्मा, सहायक शिक्षक +2 हाई स्कूल गिरिडीह, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज हम भूगोल विषय में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप वन से भली भांति परिचित होंगे। वन से तात्पर्य है वह भूभाग जो हरे भरे पेड़ पौधों से आच्छादित हो, वन कहलाता है। आप सबों ने जरूर कहीं न कहीं अपने आसपास में इस तरह के पेड़ पौधों से आच्छादित भूभाग को अवश्य देखा होगा। और इसका दूसरा भाग जो है वन्य जीव संसाधन, तो इसका तात्पर्य है वनों में निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। तो प्रश्न ये उठता है कि हम इस चैप्टर को जो पढ़ते हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो अपने आसपास के वातावरण और उसके महत्व को जानने के लिए इस चैप्टर को हम सभी को पढ़ना है। तो इसके बारे में जो मूल बिंदु है उस चीज़ के बारे में जान लें कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी मूल बातों की जानकारी हमको आज मिलनी है। इसमें पहला बिंदु है जो पारिस्थितिकी तंत्र। ये वन एवं वन्य जीव मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा बिंदु होगा जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का निवास करना जैव विविधता कहलाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा बिंदु होगा जैव विविधता पर संकट। कुछ ऐसे मानवीय क्रियाकलाप हैं जिसके द्वारा जीव जंतुओं पर एवं वनस्पतियों पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो गए। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से इस बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा होगा वनस्पति जात एवं प्राणी जात के ह्रास के कारण। ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसके कारण वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का ह्रास हो रहा है, उसकी संख्या घट रही है और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके विस्तार के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र। ये पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, इसका निर्माण कैसे होता है और यह हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है। बच्चों, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उसके आसपास अगर नजर दौड़ाएं तो बहुत सारे जीव जंतु एवं पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। ये जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में एक कोरिलेशन बनाते हैं, अंतरक्रिया करते हैं और एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर के बड़े बड़े जीव जंतु जैसे हाथी, बाघ, चीता, बंदर, भालू, विभिन्न प्रकार के पक्षी, जलीय जीव, कुत्ता, बिल्ली, मैना इत्यादि जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, ये सभी क्या करते हैं, आपस में एक कोरिलेशन बना करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। और ये पारिस्थितिकी तंत्र जीवधारियों के लिए, इस धरातल पर जितने भी जीवधारी, चाहे वो मनुष्य हो या कोई दूसरा जीव जंतु हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है और उसके जीवन में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तंत्र में जितने भी जीव जंतु शामिल हैं वो सभी एक घटक का काम करते हैं, अर्थात इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जितने भी सदस्य हैं, छोटा से छोटा जीव जंतु से लेकर के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक घटक का निर्माण करते हैं, घटक का काम करते हैं। खुद मनुष्य भी इसमें एक बहुत बड़ा घटक है पारिस्थितिकी तंत्र का। मनुष्य एवं दूसरे जितने भी जीवधारी हैं, जीवधारी मतलब जो श्वसन की क्रिया करते हैं, अपने जैसे संतान उत्पत्ति करते हैं, वृद्धि करते हैं, जो जीवधारियों का लक्षण है, वो उनके अस्तित्व के लिए
ये पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही लाभदायक और कह सकते हैं कि ये उसके जीवन का ही मूल तत्व है। इसके बगैर उसका जीवित रहना या जीवधारियों का जीवित रहना शायद संभव नहीं हो पाएगा इस धरती पर। जैसे के लिए हम कह सकते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं, खुद मनुष्य भी श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये श्वसन क्रिया में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये ऑक्सीजन हमें मिलता है पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से। इसके अलावे जितने भी तरह के खाद्य पदार्थ हैं जो हम भोजन के रूप में, फल फूल के रूप में ग्रहण करते हैं, वो सभी इन्हीं वनस्पतियों से, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में इस पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा बिंदु है जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता मतलब हमने पारिस्थितिकी तंत्र में देखा कि बहुत सारे जीव जंतु आपस में एक अंतरक्रिया करके रहते हैं और इसे हम जैव विविधता भी के नाम से जानते हैं। तो जैव विविधता भारत में वनस्पतियों एवं जीवों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, जिसके कारण यह विश्व के समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। विश्व की सारी जैव उपजातियों की कुल संख्या का 8% भाग भारत में पाया जाता है, जो लगभग 16 लाख के बराबर है। तो ये प्रश्न उठता है कि जैव विविधता हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा कौन सा कारण है कि जैव विविधता मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है? ऐसा क्या है? तो जीवों एवं वनस्पतियों की इतनी सारी विविध प्रजातियां मनुष्य के लिए लाभदायक है। भारत में लगभग 81,000 प्रकार की वन्य जीव जातियां एवं 47,000 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और जीव जंतुओं से अनेक प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, जैसे भोजन के लिए अंडा, दूध, मांस, उसका चमड़ा, और ये जीवों से प्राप्त होता है। और वनस्पतियों से हमें शुद्ध हवा, विभिन्न प्रकार के फल फूल, खाद्य पदार्थ और ये जड़ी बूटियां एवं अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद हमें मिलते हैं। इसलिए ये मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जैव विविधता। तीसरा बिंदु है जैव विविधता पर संकट। और वो कौन सी क्रियाकलाप हैं जिसके कारण वर्तमान समय में ये जैव विविधता एक संकट के दौर से गुजर रहा है? अर्थात ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जीवों की जो विविध प्रजातियां हैं, इसमें से कुछ प्रजातियां वनस्पतियों की एवं कुछ प्रजातियां जीवों की जो है वो संकट के दौर से गुजर रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में वनस्पतियों की 10% जातियां और एवं जीवधारियों की 20% जातियां जो है वो संकट के दौर से गुजर रही है एवं इसकी कई उपजातियां जो है लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार ये जो लुप्त हो रही है जातियां, इसको कई श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सामान्य जातियां। सामान्य जातियों में उन जीवों को रखा गया है जिसके जीने के लिए परिस्थितियां सामान्य है, और इसका जो एग्जाम्पल है वह है जैसे पशु, साल के पेड़, वृक्ष, सखुआ, चीड़, कृंतक इत्यादि। इसे IUCN ने सामान्य जातियों की श्रेणी में रखा है। दूसरा है संकटग्रस्त जाति। संकटग्रस्त जातियों में वे जातियां आती हैं जो
लुप्त होने का जिस पर खतरा मंडरा रहा है, अर्थात कुछ ऐसी जातियां हैं जो संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो गई है, जिनमें है ये काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर। शेर पूंछ वाला बंदर का मतलब है एक बंदर की प्रजाति ऐसी होती थी जिसकी पूंछ शेर की पूंछ जैसी होती थी, इसलिए वो शेर पूंछ वाला बंदर। संगाई है मणिपुरी हिरण। ये सब जो जातियां हैं वो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आती है। तीसरा है सुभेद्य जाति। सुभेद्य जाति उन्हें कहा गया है जिनकी संख्या घट रही है, दिनों दिन इनकी संख्या घटती जा रही है। तो इसकी संख्या घटने के जो कारण उत्तरदायी हैं, यदि उस पर अंकुश न लगाया जाए तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगे, जिसमें है नीली भेड़। एक भेड़ होती है जिसका रंग नीला, भेड़ तो आपने देखा होगा ब्राउन कलर, जिससे ऊन की प्राप्ति होती है, लेकिन एक नीली भेड़ होती है जिसका शरीर का रंग नीला होता है, जो सुभेद्य जातियों की श्रेणी में है। एशियाई हाथी, ये एशियाई हाथी सुभेद्य जातियों की श्रेणी में है। और गंगा नदी की डॉल्फिन, डॉल्फिन एक मछली है, तो गंगा का डॉल्फिन यानी गंगा नदी के जल में जो डॉल्फिन पाया जाता है उसकी संख्या बहुत घट रही है। इसके लिए जो भी कारण जिम्मेदार हैं उन पर यदि समय रहते काबू नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये सारी सुभेद्य जातियां भी इसी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाए। चौथा है दुर्लभ जाति। दुर्लभ जातियां इन जातियों की संख्या बहुत कम है, मतलब ये गिने चुने बच गए हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके लिए कुछ विषम परिस्थिति, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां, पर्यावरणीय परिस्थितियां जिम्मेदार रही है जिसके कारण ये दुर्लभ जातियों की श्रेणी में आ गए। मतलब कहीं कहीं बहुत बिरले इसके दर्शन होते हैं या देखने को मिलते हैं, जिसमें है हिमालयन भूरा भालू, जो हिमालय के क्षेत्र में ब्राउन कलर का भूरे रंग का भालू पाया जाता है। रेगिस्तानी लोमड़ी, रेगिस्तान हमारे देश के राजस्थान का जो थार मरुस्थल एरिया है उस क्षेत्र को कहते हैं। तो रेगिस्तान के क्षेत्र में विशेष प्रकार का लोमड़ी पाया जाता है जो बहुत कम संख्या में देखने में मिलते हैं। एवं हॉर्नबिल, ये कुछ जातियां ऐसी हैं, जीव ऐसे हैं जो दुर्लभ हो गए हैं आज के समय के अनुसार। पांचवा है स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियों से तात्पर्य है वैसी कुछ जातियां जो स्थान विशेष में पाई जाती है, वो सभी जगह नहीं पाई जाती। कुछ खास क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार की प्रजाति या उपजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसमें अंडमानी टील एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाया जाता है। निकोबारी कबूतर, ये भी अंडमान क्षेत्र में ही पाया जाता है। अंडमानी जंगली सुअर, ये भी अंडमान क्षेत्र में पाया जाता है। और अरुणाचल के मिथुन, मिथुन भी एक प्रकार का जानवर है जो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ पाया जाता है। ये स्थानिक जाति, ये आपको कहीं भारत के अन्य दूसरे क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद लुप्त जाति, कुछ ऐसी जातियां हैं जिसको उसके क्षेत्र में जो उसका प्राकृतिक आवास होता था वहां पर ढूंढने पर ये पूर्णतः गायब मिली है। किसी छोटे प्रदेश, क्षेत्र, देश, यहां तक कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी से ये अब गायब हो गए हैं। तो ऐसे जीवों को लुप्त जातियां की श्रेणी में रखा गया है, मतलब अब ये एक भी देखने को नहीं मिल सकती है। जिसमें एशियाई चीता और
गुलाबी सिर वाली बतख, दो ऐसी प्रजातियां हैं जो संभवतः पूरी पृथ्वी से ही इसका समूल नाश हो गया है। इसका सिर्फ नाम शेष रह गया है, लेकिन ये कहीं एक भी अब देखने को नहीं मिलता। इसमें बहुत ही रोचक जानवर है जो एशियाई चीता के नाम से जाना जाता है। तो एशियाई चीता पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ये बिल्ली कुल का एक विशिष्ट सदस्य है। बिल्ली के परिवार से बिलोंग करता है ये। लोग भ्रम में रहते हैं कि चीता जो है वो तेंदुआ होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कहीं भी कभी भी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चीता किस परिवार से बिलोंग करता है, तो आपका उत्तर होगा बिल्ली परिवार से ये बिलोंग करता है। इसकी जो चाल स्पीड है दौड़ने की, वह 112 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये दौड़ सकता है। तो यह चीते की विशिष्टता। इसे की विशिष्ट पहचान है कि उसकी आंख के कोनों से, आंख के जो कोने होते हैं वहां से मुंह तक, नाक के दोनों ओर आंसुओं की एक विशिष्ट रेखा बनी होती है, जिसके कारण इसकी एक विशिष्ट पहचान होती है। 20वीं सदी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में दूर दूर तक यह पाया जाता था, काफी संख्या में पाया जाता था। लेकिन अब ये लुप्त हो गया है और यह कहीं भी अब देखने को नहीं मिलता है। भारत में 1952 से ही इसे लुप्त जातियों की श्रेणी में घोषित कर दिया गया, अर्थात 1952 से ही एशियाई चीता जो है वो भारत में लुप्त घोषित हो चुका है। हमने विस्तार से आज के टॉपिक वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। और चौथे बिंदु जो वनस्पति जात एवं प्राणी जात के ह्रास के कारण है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि ऐसे कौन सी क्रियाकलाप हैं या कौन सा कारण है जिसके कारण वनस्पतियों एवं प्राणी विभिन्न जीव जंतुओं पर संकट उत्पन्न हो गया है, इसकी संख्या कम हो रही है या जंगल का आकार सिमटता जा रहा है। तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार कारण है उसमें जो है, पहला तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण वनों का कटाव। हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है, तो उद्योगों के विकास के लिए जंगल भी बहुत उतना ही तेज गति से कट रहे हैं, जिसके कारण जंगल का आकार सिमटता जा रहा है। इससे का दुष्परिणाम है कि जो जंगली जीव हैं उसके लिए आवास की कमी हो गई है। इसलिए जब आवास उसका छिन गया है तो उसकी संख्या पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण प्राणी जात पर बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। दूसरा है कृषि क्षेत्र के विकास के कारण वनों का कटाव। हम जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए भोजन की भी आवश्यकता उतनी तेजी से बढ़ती है। तो भोजन के लिए कृषि क्षेत्र के विकास हेतु लोग जंगलों पर दबाव बढ़ा रहे हैं, जंगलों को काट कर खेत बना रहे हैं और खेती कर रहे हैं। तो इसका यह परिणाम हुआ कि जब जंगल को काट कर हम खेत बना रहे हैं तो जंगल हमारा सिमटता जा रहा है, जंगल का आकार घटता जा रहा है। पर्यावरण के संतुलन हेतु कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर जंगल होना चाहिए, लेकिन भारत में अभी ये 24% भाग पर ही जंगल उपलब्ध है, वन उपलब्ध है। तो इसका दुष्परिणाम जो है हमें जंगली जीव या जो भी वन्य जीव है उसके निवास स्थान पर देखने को मिलता है, उसका आवास कम हो जाता है, वो शहरों की ओर भागते हैं और फलतः उसको लोग मारते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं और इस कारण से उसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। तीसरा है बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास की जरूरत है। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके रहने के लिए घर की भी जरूरत बढ़ रही है। लोग
घर बनाने हेतु भी जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जिसके कारण से भी जंगलों का विनाश हो रहा है। इसका भी परिणाम वनस्पति जात एवं प्राणियों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और उसकी संख्या में कमी लाने के लिए यह भी एक जिम्मेदार कारण माना जा रहा है। चौथा पॉइंट है रेलवे एवं सड़कों के विस्तार हेतु हम नई नई रेल परियोजनाएं बना रहे हैं, नई नई रेल लाइनें बिछा रहे हैं, नए नए सड़क मार्ग बना रहे हैं, राजमार्ग बना रहे हैं, तो इसके लिए काफी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है और इसका परिणाम है कि ये भी जंगलों के आकार को सिमटाने में, कम करने में एक बहुत बड़ा कारण साबित हो रहे हैं, जिसके वजह से जो इसका दुष्परिणाम है हम सबको देखने को मिल रहा है। जंगली जानवरों का शिकार। अगला, लोग बहुत कुछ ऐसे शौकिया मिजाज के भी होते हैं जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और शौक एक उनका होता है कि जंगली जानवरों का शिकार करके उसके मांस को खाना, और कुछ लोग व्यापार की दृष्टि से भी उसके खाल का व्यापार करने के दृष्टिकोण से भी जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो जंगली जीव संकट की श्रेणी में आ गए हैं उसके लिए। छठा है बड़ी परियोजनाओं का निर्माण। बड़ी परियोजना से तात्पर्य है कि नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, जल विद्युत केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो जब नदियों पर बांध बनता है, जल जमाव होता है, तो डैम का विस्तार होता है, जल ग्रहण क्षेत्र में जो भी जंगल आ जाते हैं वो डूब जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि उन क्षेत्रों में जो जंगली जीव निवास करते थे उसका निवास छिन जाता है, उसका घर बर्बाद हो जाता है और इसके कारण से भी उसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। खदान खोदना भी जंगलों के विनाश का एक कारण है। बहुत सारे माइंस जो है जंगल के क्षेत्रों में स्थित हैं और सरकार खदान खोद करके माइंस निकालती है और माइंस से उससे हमें हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन दूसरे पक्ष पर यदि इसका गौर करें तो उससे हमें पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। बंगाल में एक बक्सा टाइगर रिजर्व है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बक्सा टाइगर रिजर्व है, जिसकी चर्चा हम आगे की कक्षा में करेंगे। तो वहाँ पर डोलोमाइट की खदान है, डोलोमाइट का खनन किया जाता है और जिसके कारण से वह क्षेत्र जो है संकट से घिर गया है, अर्थात बक्सा टाइगर रिजर्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं ड्यू टू खदान खोदने के कारण डोलोमाइट का माइन हुआ। आठवां है पर्यावरण प्रदूषण। बहुत सारी मानवीय एक्टिविटीज हैं जिसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण होने से भी बहुत सारे जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ा है और उसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण में 3 तरह का भी प्रदूषण शामिल है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो जल प्रदूषण से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहा है जलीय जीव हो रहे हैं। जैसे हमने आगे ये एक श्रेणी में था दुर्लभ जातियों में, सुभेद जातियों में गंगा के डॉल्फिन की बात की थी। तो गंगा के डॉल्फिन गंगा नदी के प्रदूषण के कारण उसकी संख्या में कमी आ रही है। तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का भी प्रभाव बहुत सारे जीव जंतुओं पर पड़ता है और इसके कारण से उसकी संख्या में गिरावट आ रही है। अब मैं इससे उत्पन्न कुछ अन्य समस्याओं के बारे में भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ये पर्यावरण में जो असंतुलन है, इन कारणों से जो पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हुआ है, उसके वजह से कुछ अनेक समस्याओं को बढ़ने का मौका मिल रहा है। जैसे जंगल अगर कट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। प्राकृतिक वनस्पतियां
कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके हमें शुद्ध ऑक्सीजन देती है। और जब जंगल काट रहे हैं तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में बढ़ रही है। वर्षा में कमी, आप जानते होंगे कि जितने ज़्यादा जंगल होंगे वर्षा उतनी अधिक होगी, और जब जंगल काट रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। मिट्टी अपरदन या भूमि अपरदन, पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी अपरदन को रोकने का काम करते हैं। पेड़ों की जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, जिससे वर्षा के दौरान मिट्टी का कटाव कम होता है। लेकिन जब पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, तो मिट्टी का बहना या कटना की जो दर है वो ज़्यादा हो जा रही है। जंगलों पर निर्भर जातियों के समक्ष आर्थिक संकट, बहुत सारी जातियां जो है भारत में वो जंगलों में निवास करती है। खास करके आदिवासी जातियां जो है वो जंगलों पर निर्भर करती है, उसका पूरा जीवन जंगल से ही जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब जंगल का आकार घटता जा रहा है तो उसके ऊपर भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उसके समक्ष भी अब बहुत बड़ी चुनौती हो गई है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जंगलों के उजड़ने से अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। अब मैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न देना चाहूँगा। आप बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जितनी बातों को देखा, पढ़ा, समझा, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हमने तैयार किए हैं। आप लोग अपनी कॉपी कलम निकाल लें और मैं बोलता हूँ उससे आप लिखेंगे और उसका आंसर भी आप अपने से करेंगे। यदि मुझे लगा कि इसका आंसर भी बताना आवश्यक तो मैं खुद बता भी दूंगा, आप उसको नोट भी करते जाएंगे। तो आप लोग प्रश्न लिखने के लिए अपना कॉपी कलम निकाल लें। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं? मैंने शुरू में ही इसका आंसर बताया है कि भारत में कितने प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। यदि आपको याद होगा तो आंसर आप लिखेंगे, यदि नहीं तो इसका आंसर है 81,000 प्रकार के। दूसरा प्रश्न है, भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? जिन बच्चों को इसका आंसर याद होगा वो खुद से लिखेंगे, और जिन्हें याद नहीं होगा इसके लिए आंसर है 47,000 प्रकार। तीसरा प्रश्न है, निकोबारी कबूतर कहाँ पाया जाता है? निकोबारी कबूतर कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। शुरू में मैंने बताया है, इसका आंसर लिखेंगे।
समूह में। चौथा प्रश्न है, चीता किस कुल का सदस्य है? आप सभी जानते हैं चीता बिल्ली परिवार से संबंध रखता है, यानी ये बिल्ली परिवार का है। अगला प्रश्न होगा, चीते की विशिष्ट पहचान क्या है? तो चीते की विशिष्ट पहचान है कि इसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर आंसुओं की लंबी रेखा। इसका आंसर लिखेंगे। आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर आंसुओं की लकीरनुमा रेखा। अगला प्रश्न है, चीते को भारत में कब लुप्त घोषित किया गया? इसका आंसर है 1952 ईस्वी में। अब कुछ लॉन्ग प्रश्न है, मैं लिखाता हूँ, इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे और आप देखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने से आप कितना सीख पाए हैं। मैं प्रश्न लिख देता हूँ। प्रश्न है, एक लॉन्ग आंसर है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर कम से कम 50 से अधिक शब्दों में होना है। ये जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
दूसरा है वनस्पति जात एवं प्राणी जात के ह्रास के कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। आपने देखा होगा चैप्टर को पढ़ने के दौरान हमने इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर भी बताया था। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी, जो जीवों की विविध प्रजातियां हैं, वह मनुष्य के लिए किस प्रकार से लाभदायक है, उससे हमें क्या क्या लाभ होता है। यदि वो ना रहे तो हमारा या दूसरे जीवों का अस्तित्व क्या बच पाएगा इस धरती पर। इसी सब बातों का उसमें जिक्र करना है और इसी से उसका ये उत्तर पूरा हो जाता है कि जैव विविधता क्या है और यह मनुष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात के ह्रास के कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। इसका भी मैंने विस्तार से चैप्टर को पढ़ाने के दौरान बताया है कि वनस्पतियों एवं प्राणियों के ह्रास के लिए जो भी उत्तरदायी कारण हैं, जैसे पहला जो उत्तरदायी कारण था वृक्षों का कटाव, तो वृक्षों का कटाव कई कारणों से किया जाता है। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, कृषि के विकास के लिए, बढ़ती जनसंख्या के आवास हेतु घर बनाने के लिए, रोड के चौड़ीकरण के लिए, नई रोड बनाने के लिए, नई रेल लाइन बिछाने के लिए भी पेड़ काटे जाते हैं। तो ये सब कारण जो है उसके लिए जिम्मेदार हैं। और प्राणियों के लिए, बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए जो उत्तरदायी कारण है, जिसमें हमने प्रदूषण, जल प्रदूषण को उत्तरदायी माना था, तो जल प्रदूषण के लिए भी मानवीय क्रियाकलाप बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। जल कैसे प्रदूषित हो रहा है, जैसे कि शहरों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदी नालियां जो है वो सीधे जल स्रोतों में मिल जाते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण बढ़ रहा है और इसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो सकता है कि वह कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जो वनस्पति जात एवं प्राणी जात के ह्रास के लिए जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।